अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपके ज़हन में भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स की शक्ल में भी पूछ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपसे एक सेशन लिया था मैंने। उसके बाद से अभी दोबारा मेरी आपसे बात नहीं हुई है। मैं पूछना ही चाह रही थी, जैसे आपने मुझे बताया था, मैंने अपनी कुछ अलामतें जो घर जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ चीज़ें बताई थी, तो आपने मुझे बताया था कि मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है उनकी। मैं पूछना ही चाह रही थी कि जो जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, क्या उनको, अगर वो कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं जिससे हमें तकलीफ पहुंच रही होती है, क्या उनको मतलब उनको गुनाह नहीं मिल रहा होता इस चीज़ का? या वो मतलब जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे होते, उनको मतलब इससे बरी समझा जाए कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। मैं बस दीनी शरई एतबार से पूछना चाह रही थी कि मतलब ताकि हम उसी तरह उनके साथ रियायत करें। मतलब वो जानबूझ के तो नहीं कर रहे होते, उनसे बस हो जाता है, तो फिर उन लोगों को खतरनाक क्यों कहा जाता है? जब उनकी गलती ही नहीं है, उनसे हो रहा है ऐसा, तो फिर उनको खतरनाक क्यों कहा जाता है? जी, बिल्कुल बरी समझा जाए, कोई भी बीमार शख्स जिसको कोई आर्ज़ा है, कोई ज़हनी मसला है, उसको क्या गुनाह होगा? उसको क्या कर सकते हैं आप? लेकिन आपको समझना होगा कि ये नार्सिसिस्टिक होना क्या होता है? आपने कहा कि इनको खतरनाक क्यों कहा जाता है? ये खतरनाक इसलिए होते हैं कि ये अपने जो भी इनके सामने होता है, उसको ये अपना आप साबित करके देते हैं। यानी जैसे ये अक्ल कुल हों, इस तरह ये रिएक्ट करते हैं और बाज़ औक़ात ये अगले बंदे को भी नफ़सियाती मरीज़ बना देते हैं, इसलिए इनको ख़तरनाक कहा जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि नार्सिसिस्टिक होना या नार्सिसिज़्म एक बीमारी है नफ़सियाती, लेकिन ये कोई पैदाइशी बीमारी नहीं है। ऐसे लोग जो हैं ये पैदा ही ऐसे नहीं हुए थे। इनका बचपन कैसे गुज़रा, इनके वालिदैन कैसे थे, माहौल और वालिदैन, स्पेशली पेरेंट्स में माँ का रोल बहुत अहम होता है। माँ नार्सिसिस्टिक बनाती है। आजकल आप गौर करें, माएँ अपने बच्चों को बिस्तर में जगा के सहरी खिला रही हैं, बिस्तर में उनको नवाला दे रही हैं, मेरा बच्चा भूखा, जैसे कि उनको बस खिलाना-पिलाना ही उनका फ़र्ज़ है और हमेशा वो यही फ़िक्र रहनी कि इसके नंबर कितने आएँगे, इसका खाना, इसका ये वो, उसकी तरबियत, उसको जो टफ़ मैन एक बनाना चाहिए, रफ़ टफ़ ये एक एनवायरनमेंट देना चाहिए, वो नहीं देती। पैम्पर्ड करती हैं, फिर वो नार्सिसिस्टिक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अक्सर नार्सिसिस्टिक बंदे तब बनते हैं जब उनको बुरे हालात मिलें और ज़्यादातर नार्सिसिस्टिक इंसान तब बनता है जब उसको एक ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियल एनवायरनमेंट दिया जाए। दूसरी बात ये है कि नार्सिसिस्टिक जो भी पर्सन होता है वो अपने आप को बीमार कंसीडर ही नहीं करता। वो तो अक्ल कुल अपने आप को समझ रहा होता है और वो इलाज दूसरे का करवाना चाहता है। उसे ये नहीं पता होता कि उसको कोई नफ़सियाती प्रॉब्लम है। वो सेल्फ लविंग एटीट्यूड का इस कदर ज़्यादा शिकार होता है कि वो खुद को परफेक्ट समझता है। कुछ ऐसे नफ़सियाती अमराज़ हैं जिसमें इंसान खुद को मुकम्मल तस्लीम करता है, मानता है और वो अपना इलाज नहीं करवाता। इस तरह से इनको ख़तरनाक कहा जाता है क्योंकि इनको सूझ-बूझ नहीं होती कि इनको कोई मर्ज़ है। ये साइकोपैथ की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं और हर डिबेट में ये जीतना चाहते हैं। ये अपने पार्टनर्स को, अपने बच्चों को इस तरह फ़ील करवाते हैं कि जैसे ये कोई न्यूयॉर्क से आए हुए हैं और आप लोग जो हैं आपको कुछ समझ नहीं है, किसी चीज़ का पता नहीं है। ये जन्नत से उतरे थे, अभी डायरेक्ट लैंड किए हैं आपके घर में। इस तरह का इनकी जो बोलना-चालना और इनका जो पेश आना है वो इस तरह का होता है। जी, सेकंड क्वेश्चन है, सर मेरा ज़हन मुझे कहता है कि सर्च करो, तुम्हें कोई बड़ा मसला ना हो, बार-बार टेस्ट करवाना। हाइपोकोंड्रियाटिक पर्सनैलिटी है, इसमें इंसान छोटे-छोटी चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर सोचता है। उसे लगता है कि उसे कोई बड़ा मसला है और वो मसला डॉक्टर की समझ से भी बाहिर है। इस तरह फिर वो साइबरकॉन्ड्रिया का शिकार हो जाता है, वो सर्चिंग बहुत करता है और वो भी खुद को ही समझ रहा होता है कि मैं ही सारा कुछ हूँ और मुझे ज़्यादा समझ है। उसका ज़हन उसके कंट्रोल में नहीं होता और जैसे कि ये कह रहे हैं कि मुझे तसल्ली नहीं हो पाती, मैं बार-बार टेस्ट करवाता रहता हूँ और वो 4 दिन तसल्ली होती है टेस्ट देख के, लेकिन फिर अच्छा ये इनके दर्द और इनकी जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है ये बदलता रहता है। खुद ही ये अपने आप को डायग्नोस करते हैं, खुद ही सोचते हैं अब मुझे ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। बीच में साइबरकॉन्ड्रिया के ज़रिए ये जब सर्चिंग करते हैं, तो इनको कुछ जो भी डॉक्टर, नीम हकीम जो भी ये सुन रहे होते हैं, उनकी बातों को ये इस कदर ज़्यादा अहमियत देते हैं कि इनकी फॉल्टी लर्निंग का हिस्सा बन जाता है और फिर इनका ज़हन कहता है कि नहीं, मुझे तो पैनक्रियाटिक कैंसर है, मुझे फ़लाँ चीज़ है और डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नहीं है।
मैंने गूगल किया है, उसमें तो अलामात आ रही हैं, उसमें तो साइलेंट किलर कहा गया है इसको, उसके तो साइड इफ़ेक्ट बहुत है फ़लाँ मेडिसिन के, और डॉक्टर कह रहा है कुछ नहीं होगा। तो इस तरह इनका ज़हन इनके कंट्रोल में नहीं होता। सबसे पहले इनको ये समझना होगा कि आपका ज़हन नॉर्मल नहीं है, आपको अपने ज़हन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, बल्कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलना है। अच्छा, ये जो मर्ज़ बनता है कि बार-बार टेस्ट करवाना और फिर थोड़ी-सी तसल्ली मिलना जब टेस्ट के रिज़ल्ट देख लेने के नेगेटिव आए हैं, और आर्ज़ी तौर पे एक तस्कीन और तसल्ली मिल जाना। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी दुकानदार ने या किसी ने अपने घर के बाहर या ऑफ़िस के बाहर सीसीटीवी लगाया हो। वो कैमरे में फुटेज तो आ जाएगी जब चोरी होगी या डकैती होगी, लेकिन क्या कैमरे से गोली निकल के उस शख्स को ख़त्म कर देगी या चोरी रोक देगी? चोरी होने के बाद आप देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे चोरी हुई, लेकिन उस कैमरे से वो चोरी रुकेगी नहीं। इसी तरह से जब आप बार-बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं, ईसीजी करवाते रहते हैं, बार-बार डॉक्टर्स की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, अपनी तसल्ली के लिए, टेस्ट करवाते रहते हैं, तो वो टेस्ट में अगर ज़्यादा आ जाए कोई चीज़ या कम आ जाए, तो उससे आपका प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं रहेगा ना। क्या हो जाएगा प्रॉब्लम से? बल्कि उससे आपका प्रॉब्लम ये सोच के बढ़ेगा कि हो सकता है ये लैब गलत हो, क्योंकि आपके तो ज़हन का प्रॉब्लम है ना। ज़हन में अगर टेस्ट सही भी आ जाए तो आप लेबॉर्ट्री चेंज करोगे, क्योंकि आपका ज़हन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करवाना, ईसीजी करवाते रहना, ये आपके मर्ज़ को, अगर आपको हार्ट अटैक होने वाला है, उसको ये रोकेगा नहीं। हम क्या करते हैं? हम ये टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि चेक हो सके और एहतियाती तदाबीर कर सकें। लेकिन जब किसी को एंग्ज़ायटीज़ होती हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उसमें वो जो एहतियाती मैकेनिज़्म है ना, एहतियात करने वाला, वो शदीद ट्रिगर हो जाता है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो वो तो हर दम एहतियात ही करता रहता है, और उसकी एहतियात उसका सबसे बड़ा मर्ज़ होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी उस सोच को, जो कि बीमार है, मरीज़ाना सोच है, उस पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, उसे रोका जाए। अच्छा, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको नफ़सियाती मर्ज़ होता है, उसके घर वाले भी उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। जब वो ऐसे थॉट्स का मालिक होता है, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो उसके घर वाले भी उसको पहले तो समझाते हैं, फिर डाँट-डपट शुरू कर देते हैं। इस तरह वो बेचारा अकेला पड़ जाता है। तो मेरी मेरी इल्तमास है उन घर वालों से, जो अपने बच्चे-बच्ची को अंडरस्टैंड नहीं करते, अपने जीवन साथी को समझते नहीं हैं, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इलाज के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपने प्यारों को अकेला फ़ील नहीं करवाना चाहिए। ये नफ़सियाती मर्ज़ जो हैं, ये बहुत भयानक होते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफ़ाज़त करे। और मैं अक्सर बताता हूँ कि अब जो पेंडेमिक आने वाला है या जो आ चुका है, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का है। तो आपको भी कुछ सीखना होगा, समझना होगा, और ध्यान देना होगा। दूसरों को भी जीने दें, खुद भी जिएँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।